अगर हम एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करें जहां आप सुबह उठें और खबर मिले कि देश का एक बहुत बड़ा और अहम कानून रातों रात बदल गया है। ओह वाओ! बिना किसी वार्निंग के। बिल्कुल, बिना किसी पार्लियामेंट्री डिबेट के, बिना किसी ऑपोजिशन के ऑब्जेक्शन के और बिना किसी वोटिंग के। एक ऐसा कानून जो हमारी जिंदगी पर सीधा असर डालता हो। और वो बस एक सिग्नेचर से पास हो गया है। एग्जैक्टली और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये पूरी तरह से लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल है। सुनने में तो ये किसी डिक्टेटरशिप जैसा साउंड करता है, पर एक्चुअली ये हमारे ही सिस्टम का हिस्सा है। हाँ, और अक्सर जब हम कानून बनाने की प्रक्रिया के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही स्लो और डिलिबरेट प्रोसेस आता है। सही बात है। एक स्लो कुक्ड डिश बनाने जैसा। राइट। जैसे एक स्लो कुक्ड बिरयानी या दाल मखनी में घंटों लगते हैं। मसाले धीरे धीरे अपना रंग छोड़ते हैं। एक लंबा प्रोसेस फॉलो होता है। ठीक वैसे ही नॉर्मल कानून बनने में महीनों या कभी-कभी सालों लग जाते हैं। हाँ, मतलब बिल ड्राफ्ट होता है, कमिटीज के पास जाता है, बारीकियों पर स्क्रूटनी होती है, फिर लोकसभा और राज्यसभा में रीडिंग होती है, डिबेट्स होती हैं। और आखिर में जाकर वोटिंग होती है। ये प्रोसेस जानबूझकर स्लो रखा गया है ताकि जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ना हो जाए। लेकिन जो रातों रात कानून बनने की बात हमने अभी की, वो इस स्लो कुक प्रोसेस की जगह एक इंस्टेंट 2 मिनट नूडल जैसा है। क्विक, इमीडिएट और सीधे रिजल्ट देने वाला। बिल्कुल। भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस इंस्टेंट कानून बनाने की शक्ति को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट कहा जाता है, यानी राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और आज के इस डीप डाइव में हमारा मिशन इसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्ति को समझना है। हाँ, और आज के हमारे सोर्सेज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के डिटेल्ड नोट्स और सुप्रीम कोर्ट के कुछ बेहद ऐतिहासिक जजमेंट्स पर आधारित हैं। हम ये एनालाइज करेंगे कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में जहां कानून बनाने का प्राइमरी काम चुनी हुई लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट का है, वहां एक सिंगल इंडिविजुअल मतलब प्रेसिडेंट को कानून बनाने की इतनी बड़ी ताकत आखिर क्यों दी गई है? और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। प्लस सबसे जरूरी बात, जब पावर आती है तो उसके मिसयूज का खतरा भी आता है। तो जब इस पावर का गलत इस्तेमाल होता है तब सुप्रीम कोर्ट कैसे इंटरवीन करता है। ये सिस्टम में बैलेंस बनाए रखने का बड़ा ही फैसिनेटिंग मैकेनिज्म है। राइट। तो आइए इस पूरे मैकेनिज्म को डीपली समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 123 से। अनुच्छेद 123? हाँ, ये आर्टिकल प्रेसिडेंट को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर देता है जिसके जरिए वो एक आदेश जारी कर सकते हैं जिसे ऑर्डिनेंस या अध्यादेश कहते हैं। पर क्या ये पावर ऐसी है जिसे कभी भी किसी भी वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसी अनकंडीशनल पावर दे दी जाती तो पार्लियामेंट की तो अहमियत ही खत्म हो जाती। एग्जैक्टली। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बहुत क्लियर थे इस बारे में। सोर्सेज के मुताबिक इस पावर को ट्रिगर करने के लिए कुछ बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन यह है कि एक ऑर्डिनेंस सिर्फ तभी लाया जा सकता है जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस यानी लोकसभा और राज्यसभा सेशन में ना हो, या फिर उनमें से कोई एक हाउस सेशन में ना हो। सही कहा। अब इस रूल के पीछे का लॉजिक कारण समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, एक जनरल बिल को एक्ट बनने के लिए दोनों सदनों से पास होना जरूरी होता है। राइट। अगर लोकसभा चल रहे है पर राज्यसभा छुट्टी पर है तो कानून टेक्निकली रूप से पास नहीं हो सकता। और पार्लियामेंट साल के 365 दिन तो काम करती नहीं है। उनके स्पेसिफिक सेशंस होते हैं, जैसे बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। और इन सेशंस के बीच में जो गैप होता है, जिसे रिसेस कहा जाता है, उस वक्त एमपीज अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में होते हैं। तो अगर इस गैप के दौरान देश में कोई अचानक इमरजेंसी आ जाए, मान लीजिए कोई सडन फाइनेंशियल क्राइसिस हिट कर जाए या बॉर्डर पर कोई ऐसी स्थिति बन जाए जहां एक नए लीगल फ्रेमवर्क की तुरंत जरूरत हो, तो ऐसे में पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाना, सबको वापस दिल्ली इकट्ठा करना, डिबेट करना, इसमें तो हफ्तों लग सकते हैं। और इमरजेंसी हफ्तों का वेट नहीं करती। ऐसे आपातकालीन सिचुएशंस के लिए ही ऑर्डिनेंस की पावर बनाई गई थी। दूसरी अहम कंडीशन इसमें यह है कि प्रेसिडेंट का पर्सनली सेटिस्फाइड होना जरूरी है। पूरी तरह संतुष्टि होनी चाहिए कि हालात ऐसे बन चुके हैं जो पार्लियामेंट के दोबारा खुलने का इंतजार अफोर्ड नहीं कर सकते। इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक एनालॉजी बहुत परफेक्ट फिट बैठती है। हमारी गाड़ी का स्पेयर टायर। स्पेयर नहीं। बिल्कुल। नॉर्मल हालात में गाड़ी अपने 4 मेन टायर्स पर चलती है। वो 4 मेन टायर्स हमारी पार्लियामेंट और नॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोसेस है। जब तक सब ठीक चल रहा है हमें स्पेयर टायर की जरूरत नहीं पड़ती। पर हर ड्राइवर अपनी डिक्की में एक स्पेयरनी जरूर रखता है। हम उसको निकाल कर रोज गाड़ी नहीं चलाते क्योंकि वो उसके लिए बनी ही नहीं है। राइट। स्पेयरनी सिर्फ उस दिन के लिए है जब लंबा सफर तय करते वक्त बीच रास्ते अचानक टायर पंक्चर हो जाए और आसपास कोई मैकेनिक ना हो। यहाँ मैकेनिक हमारी पार्लियामेंट है जो उस समय अवेलेबल नहीं है।
तो ऐसी इमरजेंसी में सफर रुकने से बचाने के लिए स्टेपनी लगाई जाती है। ऑर्डिनेंस बेसिकली देश के लीगल सिस्टम का इमरजेंसी ब्रेक या स्टेपनी ही है, पर इस स्टेपनी की ताकत को कम आंकना गलत होगा। हाँ, सोर्सेज क्लियरली कहते हैं कि लीगली एक ऑर्डिनेंस की फोर्स और इफेक्ट ठीक वैसी ही होती है जैसे पार्लियामेंट के पास किए गए एक्ट की होती है। इसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं होता। मतलब ऑर्डिनेंस आने के बाद देश के हर नागरिक, पुलिस ऑफिसर, डिपार्टमेंट्स और यहाँ तक कि कोर्ट्स को भी उसे बिल्कुल एक एस्टैब्लिश्ड कानून की तरह फॉलो करना पड़ता है। राइट। अगर दोनों में ताकत का कोई फर्क नहीं है तो फिर असली अंतर क्या है इनके बीच? वही तो नया पहलू है। असली फर्क इनकी लाइफ स्पैन का है। ऑर्डिनेंस इनहेरेंटली और इंटेंशनली टेम्पररी होता है, अस्थायी। एक डेमोक्रेटिक देश में चुनी हुई सरकार हमेशा स्पेयर टायर पे गाड़ी चला भी तो नहीं सकती है ना। एग्जैक्टली। पंक्चर ठीक होने के बाद आपको ओरिजिनल टायर वापस लगाना ही पड़ता है। इसलिए संविधान ने ऑर्डिनेंसेस पर एक स्ट्रिक्ट एक्सपायरी डेट लगाई है, जिसे हम 6 वीक्स रूल कहते हैं। हाँ, 6 हफ्ते का रूल। सोर्सेज बताते हैं कि जैसे ही इमरजेंसी खत्म होती है और पार्लियामेंट का सेशन दोबारा शुरू होता है, यानी जब दोनों सदन रीअसेंबल होते हैं, उस दिन से ठीक 6 हफ्ते के अंदर सरकार के लिए ये लीगली बाइंडिंग है कि वो इस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट के सामने पेश करें, ताकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स उस पर बहस कर सकें कि क्या वाकई इस कानून की आगे जरूरत है या नहीं। राइट। अगर सरकार चाहती है कि ऑर्डिनेंस में लिखी बातें परमानेंट बन जाएं, तो उन्हें इस 6 हफ्ते की विंडो में उसे एक प्रॉपर बिल की तरह पास करवाना होगा। अगर पास हो गया तो वो रेगुलर एक्ट बन जाएगा, और अगर रिजेक्ट हो गया तो अलग अलग डेट्स पर खुलें। जैसे एक 10 अगस्त को बैठी और दूसरी 15 अगस्त को। हाँ, तो ऐसे केस में कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 6 हफ्ते की काउंटिंग बाद वाली डेट से शुरू होगी, यानी 15 अगस्त से, जिससे हर रिप्रेजेंटेटिव को रिव्यू करने का पूरा वक्त मिल सके। बिल्कुल। पर यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। हम बार बार कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस निकालते हैं, प्रेसिडेंट सैटिस्फाइड होते हैं। राइट। तो क्या सच में ऐसा है कि राष्ट्रपति भवन में बैठे प्रेसिडेंट अचानक एक दिन डिसाइड करते हैं कि देश को इस नए कानून की जरूरत है और रातों रात उसे लागू कर देते हैं? ये बहुत लोगों को लगता है, पर यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। वही ट्विस्ट हमें समझना है। देखो, भारत में प्रेसिडेंट के पास दिखने में जितनी ताकत लगती है, रियल प्रैक्टिस में सिचुएशन काफी अलग है। और ये डिफरेंस आता है यूनियन एग्जीक्यूटिव के डिजाइन से। इंडिया में अमेरिका जैसा प्रेसिडेंशियल सिस्टम तो है नहीं। हमारे पास ब्रिटिश मॉडल पर आधारित पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जिसमें पावर का एक ड्यूअल स्ट्रक्चर होता है। हाँ, एक होता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, यानी नाम मात्र का प्रमुख, और दूसरा होता है रियल एग्जीक्यूटिव। हमारी सिस्टम में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनल हेड है। देश का हर काम, ट्रीटीज और ऑर्डिनेंसेस उन्हीं के नाम पर और सिग्नेचर से जारी होते हैं। लेकिन असली ताकत, असली रिमोट कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कैबिनेट के पास होता है। आर्टिकल 74 इस अरेंजमेंट को कंप्लीटली लीगली सीमेंट करता है। वो साफ कहता है कि प्रेसिडेंट हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पर ही काम करेंगे। और ये सिर्फ एक सजेशन नहीं है, ये उन पर बाइंडिंग होती है। इस बाइंडिंग नेचर की हिस्ट्री बहुत फैसिनेटिंग है और सोर्सेज इस पर काफी डिटेल में जाते हैं। 1970s का दौर याद है, इंडियन पॉलिटिक्स का एक बहुत वॉलेटाइल फेज। उस वक्त की सरकार ने 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया था, जिसमें ये आयरन क्लैड कर दिया गया कि प्रेसिडेंट कैबिनेट की एडवाइस को मानने के लिए लीगली बाउंड है। उनके पास इनकार करने का ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था। राइट। फिर जब 1978 में नई सरकार आई तो उन्होंने 44th अमेंडमेंट लाकर थोड़ा सा बैलेंस बनाया। उन्होंने प्रेसिडेंट को एक छोटा सा सेफ्टी वाल्व दिया कि प्रेसिडेंट एक बार किसी एडवाइस को रिकंसिडर करने के लिए वापस भेज सकते हैं। पर अगर कैबिनेट सेम एडवाइस बिना किसी चेंज के वापस भेज दे तो प्रेसिडेंट को उस पर साइन करना ही पड़ता है। उनके पास वाकई कोई वीटो पावर नहीं बचती। जुडिशरी ने भी इस पोजीशन को कंफर्म किया है। 1974 के शमशेर सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में जहां भी प्रेसिडेंट की सैटिस्फैक्शन का जिक्र है, वो दरअसल प्रेसिडेंट की पर्सनल सैटिस्फैक्शन नहीं होती। वो बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी सरकार की सैटिस्फैक्शन होती है। और ये कनेक्शन समझना आज के डीप डाइव का सबसे क्रूशल पॉइंट है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ऑर्डिनेंस पर सिग्नेचर भले ही प्रेसिडेंट के होते हैं, पर डिसीजन पूरी तरह से गवर्नमेंट का होता है। कौन सा ऑर्डिनेंस आएगा, उसमें क्या लिखा होगा, कब लाया जाएगा, सब कुछ एग्जीक्यूटिव ब्रांच डिसाइड करती है। प्रेसिडेंट बस एक फॉर्मल अप्रूवल देते हैं और ठीक यहीं से मिसयूज यानी ताकत के गलत इस्तेमाल का असली रास्ता खुलता है।
सोचिए, अगर कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है और कोई सरकार ऐसी हो जो पार्लियामेंट का सामना करने से घबरा रही हो। शायद मेजॉरिटी ना हो अपर हाउस में या कानून पर पब्लिक आउटक्राई का डर हो, तो ऐसी सरकार पार्लियामेंट को बाईपास करने का शॉर्टकट ढूंढ सकती है। वो डिबेट और वोटिंग फेस करने की बजाय चुपचाप ऑर्डिनेंस पास करवा लेंगे। और जब 6 हफ्ते बाद उसे पार्लियामेंट में लाने की बारी आएगी तो वो उसे वहां प्रेजेंट करने के बजाय लैप्स होने देंगे, और फिर जैसे ही सेशन खत्म होगा सेम ऑर्डिनेंस को वापस इंट्रोड्यूस कर देंगे। इस ट्रिक को लीगल टर्म्स में रीप्रोमलगेशन कहते हैं, पुनः लागू करना। और ये कोई थ्योरी की बात नहीं है, हिस्ट्री गवाह है कि इंडिया में ऐसा बड़े पैमाने पर हुआ है। और यही हमें ले जाता है अपने अगले हिस्टोरिकल केस की तरफ, डीसी वधवा केस 1987। ये केस तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल। और डीसी वधवा कोई पॉलिटिशियन नहीं थे, वो एक प्रोफेसर और एकेडमिक रिसर्चर थे जो लैंड टेन्योर पर रिसर्च करने बिहार गए थे। वहां उन्होंने जो डेटा अनकवर किया वो किसी थ्रिलर नॉवल की तरह था। उन्होंने नोटिस किया कि बिहार स्टेट गवर्नमेंट ने लेजिस्लेचर यानी विधानसभा को प्रैक्टिकली इररेलेवेंट बना दिया था। सालों तक बिना विधानसभा में बहस कराए राज्य को ऑर्डिनेंसेस के जरिए चलाया जा रहा था। उनके स्टैटिस्टिक्स सच में माइंड बॉगलिंग थे। 1967 से लेकर 1981 के बीच बिहार में लगभग 256 ऑर्डिनेंसेस लाए गए। और सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि इनमें से कई ऑर्डिनेंसेस लगातार रीप्रोमलगेट होते रहे, 1-2 महीने नहीं, 14 साल तक। जैसे ही असेंबली मिलती, ऑर्डिनेंस टेबल ही नहीं किया जाता ताकि बहस ना हो। फिर असेंबली खत्म होते ही नए नाम और डेट के साथ वापस उसको जिंदा कर दिया जाता। लेजिस्लेचर का जो मेन काम था, लॉ मेकिंग, वो एग्जीक्यूटिव ने सिस्टमैटिकली हाईजैक कर लिया था। तो जब ये मैसिव रिसर्च एक पिटिशन बनकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, तो कोर्ट का रिएक्शन कैसा था? कोर्ट का रिएक्शन बेहद स्ट्रिक्ट था। उन्होंने इस पूरे रीप्रोमलगेशन सिस्टम को स्ट्रांगली कंडेम किया। अपने जजमेंट में एक बहुत भारी टर्मिनोलॉजी यूज की, फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के साथ धोखा। कोर्ट की रीजनिंग एकदम क्लियर थी। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल है। लेजिस्लेचर का काम कानून बनाना है और एग्जीक्यूटिव का काम लागू करना। अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डिनेंस यूज करके खुद ही लॉ मेकिंग बॉडी बनने की कोशिश करे तो डेमोक्रेटिक बैलेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वही स्टेपनी वाली बात दोबारा आती है। कोर्ट ने बेसिकली कहा कि भाई साहब, आप पूरी जिंदगी अपनी गाड़ी स्टेपनी पर नहीं चला सकते हैं। वो इमरजेंसी यूज के लिए दी गई थी। अगर आप इंटेंशनली मेन टायर्स लगाने से बच रहे हैं तो आप डेमोक्रेसी के बेसिक डिजाइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कोर्ट ने रूल किया कि एक एक्सपायर्ड ऑर्डिनेंस को बिना लेजिस्लेचर के सामने लाए दोबारा प्रोमलगेट करना बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन वधवा जजमेंट के बाद भी क्या ये फ्रॉड पूरी तरह बंद हुआ? नहीं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क हमेशा नए लूपहोल्स निकाल ही लेता है। उस जजमेंट में कोर्ट ने एक छोटी सी विंडो ओपन छोड़ दी थी कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस में रीप्रोमलगेशन वैलिड हो सकता है। जैसे अगर असेंबली में इतना टाइम ही ना बचा हो बहस करने का। तो बस सरकारों ने इस एक्सेप्शन का फायदा उठाना शुरू कर दिया और वापस वही शॉर्टकट लेने लगे। इस परसिस्टेंट इशू को परमानेंटली फिक्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को 2017 में एक बार फिर पावरफुली इंटरवीन करना पड़ा, जिसे हम इस कहानी का अल्टीमेट सेफगार्ड कह सकते हैं। कृष्णा कुमार सिंह केस 2017। ये केस पिछले वाले से भी बड़ा था क्योंकि इसमें 7 जजेस की एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी। और इस बेंच ने जो प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश किए, उन्होंने वधवा केस के रूल्स को और भी ज्यादा टाइट कर दिया। इस केस का सबसे बड़ा टेक अवे था जुडिशियल रिव्यू पर एब्सोल्यूट क्लैरिटी। पहले हमेशा ये कंफ्यूजन रहती थी कि आर्टिकल 123 कहता है प्रेसिडेंट सैटिस्फाइड है, तो क्या कोर्ट उस सैटिस्फैक्शन पर सवाल उठा सकती है? क्या कोर्ट पूछ सकती है कि ऐसी क्या जल्दबाजी थी? हाँ, तो 2017 के इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिस्टल क्लियर टर्म्स में एस्टैब्लिश किया कि प्रेसिडेंट की सैटिस्फैक्शन जुडिशियल रिव्यू से बची हुई नहीं है, यानी इम्यून नहीं है। मतलब कोर्ट चेक कर सकती है कि ऑर्डिनेंस किसी पॉलिटिकल बैड फेथ या मैलिफाइड इंटेंशन से तो नहीं लाया गया। बिल्कुल। अगर कोर्ट को लगता है कि ऑर्डिनेंस सिर्फ लेजिस्लेचर को बाईपास करने के इंटेंशन से लाया गया था, तो कोर्ट उसे नल एंड वॉइड यानी जीरो डिक्लेयर कर सकती है। बेंच ने स्ट्रिक्टली कहा कि रीप्रोमलगेशन प्रैक्टिकली सबवर्जन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हनन। इस डीप डाइव के सोर्सेस कृष्ण कुमार सिंह केस के एक और बेहद कॉम्प्लेक्स पहलू की तरफ इशारा करते हैं, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस का मसला। ओह यस, ये पॉइंट सच में समझने लायक है। जब हम कहते हैं कि एक ऑर्डिनेंस 6 हफ्ते बाद एक्सपायर हो जाता है और उसकी लीगल पावर खत्म हो जाती है, तो ग्राउंड रियलिटी पर क्या असर पड़ता है? एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। चलिए, मान लीजिए सरकार ने ऑर्डिनेंस से एक नया डिपार्टमेंट बनाया,
और वहां 500 नए लोगों को परमानेंट नौकरी पर रख लिया। ठीक है। अब 6 हफ्ते बाद पार्लियामेंट ने उस ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट कर दिया। वो कानून की नजरों में एक्सपायर हो गया। तो उन 500 लोगों की नौकरियों का क्या होगा? जो सैलरीज मिली है उनका क्या होगा? क्या ऑर्डिनेंस एक्सपायर होते ही सब राइट्स हवा में गायब हो जाते हैं? जनरल रूल तो यही कहता है कि जब ऑर्डिनेंस सीज टू ऑपरेट होता है तो उसके अंडर बने राइट्स और ऑब्लिगेशंस भी साथ ही खत्म हो जाते हैं, एज इफ द लॉ नेवर एग्जिस्टेड। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा करने से तो भारी केओस और एडमिनिस्ट्रेटिव हैवोक फैल जाएगा। लोग फाइनेंशियली और लीगली बर्बाद हो सकते हैं। इसलिए इस तबाही से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक इर्रिवर्सिबिलिटी का टेस्ट इंट्रोड्यूस किया। इर्रिवर्सिबिलिटी यानी ऐसी चीजें जिन्हें लॉजिकल तरीके से अंडू नहीं किया जा सकता। अगर उनको उनकी पुरानी हालत में लाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो गया है तो कोर्ट उन एक्ट्स को वैलिड मान सकती है। और दूसरा क्राइटेरिया है पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित। अगर उन एक्शंस को रिवर्स करने से आम जनता का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है तो कोर्ट या लेजिस्लेचर उस ऑर्डिनेंस के कुछ इफेक्ट्स को जिंदा रख सकती हैं। पर कोर्ट ने वार्न भी किया कि ऑर्डिनेंस एक्सपायर होने के बाद ऑटोमेटिक कोई अधिकार नहीं मिल जाता। ये कंप्लीटली जुडिशरी और उस वक्त की लेजिस्लेचर के विजडम पर मैटर करता है कि वो एक्सेप्शन अप्लाई करें या नहीं। तो इस लंबी और डीपली लेयर्ड डिस्कशन के बाद अगर हम आज के इन सारे सोर्सेज और आर्ग्यूमेंट्स का सार निकालें तो पिक्चर काफी साफ होती है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर अपने आप में कोई एंटी डेमोक्रेटिक पावर नहीं है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की फोरसाइट का सबूत है। ये एक बेहद जरूरी इमरजेंसी टूल है ताकि रेड टेप और डिलेज के चलते देश रुका ना रहे। पर उसके साथ ही एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच का जो शक्तियों का संतुलन है, पावर का डेलिकेट बैलेंस, वही तो डेमोक्रेसी की आत्मा है। सही बात है। सुप्रीम कोर्ट के डीसी वाधवा और कृष्णा कुमार सिंह जैसे डिसीजंस ने उस समय इंटरवीन किया जब पॉलिटिक्स ने रूल्स हैक करने की कोशिश की। इन जजमेंट्स ने यह साफ किया कि इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल नॉर्मल प्रोसेसेस को साइड स्टेप करने का एक्सक्यूज नहीं बन सकता। सरकार को चाहे उनके नंबर्स कुछ भी हों, अपनी पॉलिसीज पार्लियामेंट में जस्टिफाई करनी ही पड़ेंगी। यही अकाउंटेबिलिटी है, डेमोक्रेसी का बेस। इस डीप डाइव को रैप अप करने से पहले एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल पीछे छूट जाता है जिसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। हमने बात की इर्रिवर्सिबल चेंजेस की। हाँ, अगर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट टेम्परेरी पावर्स का इस्तेमाल करके कुछ ऐसे सोशल या स्ट्रक्चरल बदलाव कर दें जो वाकई कभी अंडू नहीं किए जा सकते, और सालों बाद सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे कि वो इनिशियल फैसला अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, तो ऐसी स्थिति में क्या एक देश का सिस्टम गुजरे हुए वक्त को और हिस्ट्री को सच में पूरी तरह बदलकर पुरानी सिचुएशन ला सकता है? ये सवाल लॉ से कहीं ज्यादा वक्त की ताकत के बारे में है। वक्त को पीछे तो नहीं किया जा सकता। यही वो नाजुक बैलेंस है जहां लिखा हुआ संविधान और सोसाइटी की प्रैक्टिकल रियलिटीज आपस में टकराती हैं। इन्हीं अहम सवालों और फैक्ट्स के साथ हम इस सोर्स मटेरियल के एनालिसिस और इस डीपली फैसिनेटिंग डिस्कशन को यहीं पूरा करते हैं। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।